हेलो बच्चों, मैं हूं मुदित राठी और यह है आपका अपना चैनल फिजिक्स इन हिंदी। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक आवेश क्या होता है, आवेश के क्या प्रकार होते हैं और एक वस्तु क्यों आवेशित होती है, सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। और एक बेसिक जो डिस्कशन है आवेश का वो हमने किया था। आज हम बात करेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके क्या हैं, मीन्स एक वस्तु को आवेशित करने की क्या विधि है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक दो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं जो आगे हमें यूज होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। जैसे हम एक पदार्थ लेते हैं यहाँ पर, और हमें पता है कि जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मान लीजिए इसमें क्या है, परमाणु है। तो एक अगर परमाणु की संरचना की बात करें स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, केंद्र में परमाणु के एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं और उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये होगा। इस तरीके से कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर हमारा ऋणावेश होता है और नाभिक हमारा क्या होता है, धनावेशित होता है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बनता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। इसलिए नाभिक हमारा धनावेशित बना रहता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से एक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल एक, और जो वैद्युत बल होता है वो यहाँ पे एक आकर्षक वैद्युत बल यहाँ पे लगता है। साथ ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है तो उसके पास क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। इस तरीके की संरचना होती है और ऐसे परमाणुओं से क्या होता है, पदार्थ बने होते हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक बहुत कमजोर बल से नाभिक से जुड़े रहते हैं, और या हम कह सकते हैं कि इनकी जो ऊर्जा होती है अपनी कक्षा में वो बहुत कम ऊर्जा होती है। और कमरे के ताप पर, अगर हम बात करें कमरे के ताप पर जो ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है यहाँ पे, उस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके ये अपनी कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं, अपनी कक्षा से बाहर निकलकर मुक्त हो जाते हैं। और पूरे पदार्थ में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर और दूसरे परमाणु से तीसरे परमाणु पर ऐसे घूमते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में जाते हैं तो आप 12th के स्टूडेंट और वहाँ पे बहुत सारी कक्षाएं हैं और आपको कहा जाए कि आप किसी भी कक्षा में बैठ सकते हैं, तो आप अपनी कक्षा से निकल के दूसरी कक्षा में जाएंगे, तीसरी कक्षा में, ऐसे किसी भी कक्षा में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपको एक मुक्त विद्यार्थी बोला जा सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु और दूसरे परमाणु से तीसरे परमाणु पूरे पदार्थ में घूमता रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। सो यही हमने यहाँ पे इसके बारे में यही लिखा हुआ है। कुछ पदार्थों की परमाणुओं की बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर प्राप्त उसमें ऊर्जा के कारण अपनी कक्षा से मुक्त हो जाते हैं तथा पदार्थ में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट बात करेंगे कार्य फलन की। कार्य फलन, या हम इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, अगर मान लिया कोई पदार्थ हम ले लें और उसको बाहर से एक ऊर्जा हम दें, और उस ऊर्जा को देने पर उस पदार्थ का जो उस पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अपने पदार्थ को छोड़कर बाहर निकल आए। ओके, पदार्थ के सतह को छोड़कर उत्सर्जित हो जाएं। तो इसमें जो हम न्यूनतम एक ऊर्जा इसको देते हैं, पदार्थ को जो एक न्यूनतम ऊर्जा हम यहाँ पे देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन अपने पदार्थ की सतह को छोड़कर बस बाहर तक निकल आए, तो ऐसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इस पदार्थ का कार्यफलन बोलते हैं। ओके, मुख्य रूप से ये धातुओं में देखा जाता है, इसलिए हम इसको धातुओं का कार्यफलन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन
के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। धातु का कार्यफलन कहलाती है। धातु का कार्यफलन कहलाती है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं चालक पदार्थ या कंडक्टिंग मटेरियल। स्टूडेंट जो पदार्थ होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाह करके देखते हैं और वैद्युत धारा के प्रवाह होने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसके आधार पर हम इनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो उसमें से एक वर्गीकरण में हमारा आता है चालक पदार्थ। चालक पदार्थ कैसे होते हैं, मान लिया एक पदार्थ हमने लिया और इससे हम धारा प्रवाहित करते हैं और धारा इससे सरलता से प्रवाहित हो जाती है, तो ऐसे पदार्थ को हम यहाँ पे कहेंगे चालक पदार्थ। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इससे आवेश का प्रवाह होगा। आने वाले चैप्टर में हम धारा के बारे में पढ़ेंगे। सो यही इसकी डेफिनेशन बनेगी, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा अथवा विद्युत आवेश एक ही बात है। हम विद्युत धारा या को प्रवाहित करें तो विद्युत धारा को प्रवाहित होने का मतलब विद्युत आवेश का प्रवाहित होना, अथवा विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। अब जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका कारण क्या है, उसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बहुत अधिक होती है और इसी कारण से इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो अतः हम लिखेंगे इन पदार्थों का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ओके, इसका उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। इसका जो उदाहरण है वो होगा धातुएं। जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है और उनसे धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। तो धातुएं, इसके अलावा हम मानव शरीर भी इसका उदाहरण हो सकता है और यह कोई और भी पदार्थ जिससे वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो सकती है वो इसका उदाहरण हो सकता है। दूसरी इसी की दूसरा जो वर्गीकरण है या दूसरी कैटेगरी है वो है अचालक पदार्थ, या हम इसको बोल सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ओके, अचालक पदार्थ क्या होते हैं विद्यार्थियों, इनसे जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो नहीं हो पाता है या बड़ी मुश्किल से हो पाता है। बहुत अधिक हमें एक विभवांतर उसके अक्रॉस लगाना पड़ता है, उसके दोनों सिरों के बीच में एक बहुत बड़ा विभवांतर लगाना पड़ता है, तब उससे कहीं जाके एक हल्का सा विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। या हम कह सकते हैं कि नहीं ही हो पाता। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा
अथवा विद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, आवेश के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। अथवा विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, अचालक कहलाते हैं। अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। अगर अचालक पदार्थों की बात करें तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं स्टूडेंट। इसका उदाहरण होगा, जैसे आप बहुत सारे उदाहरण इसके जानते हैं। लकड़ी, आपने देखा होगा लकड़ी से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो पाती है। प्लास्टिक से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो पाती है। रबर आदि और भी उदाहरण इसके हो सकते हैं। अब इसके बाद हम विद्यार्थी बात करते हैं एक चालक को या एक पदार्थ को आवेशित करने की विधियों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा किसी वस्तु की आवेशन की अथवा विद्युतकरण की विधियां। इसमें जो पहली विधि है वो घर्षण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस विधि में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दो विद्युत उदासीन वस्तुओं को, मान लिया एक विद्युत उदासीन वस्तु A है हमारे पास और दूसरी विद्युत उदासीन वस्तु ये B है। इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं? रगड़ते हैं। इस तरीके से रगड़ते हैं। तो जब इन दोनों को रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, घर्षण यहाँ पे कराते हैं, घर्षण यहाँ पे घर्षण होगा। तो जब ये घर्षण होगा तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ओके, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि जब एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु पर यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस तरीके से एक वस्तु यहाँ पे ऋणावेशित और दूसरी वस्तु धनावेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। ओके, जब दो विद्युत उदासीन वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित हो जाते हैं तथा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तथा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं।
अब यहाँ पे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन देने वाली वस्तु है वो धनावेशित होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु है वो ऋणावेशित होती है। यानी वस्तु ए यहाँ पे धनावेशित होगी और वस्तु बी क्या होगी, वो ऋणावेशित होगी। तो एक पॉइंट ये भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन दाता वस्तु, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाली वस्तु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन ग्राहण या ग्राही वस्तु ऋणावेशित होती है। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, जैसे ए जो हमारी वस्तु है वो उस पर मान लिया प्लस क्यू आवेश आएगा, तो जो बी वस्तु होगी यहाँ पे उतना ही क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। ओके, यानी एक पे धनावेश आएगा प्लस क्यू, तो दूसरी वस्तु पे ऋणावेश आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों पे जो आवेश की प्रकृति है वो तो अलग होगी, लेकिन आवेश की जो मात्रा है वो समान होगी। ओके, सो इस पॉइंट को भी हम यहां पे नोट कर सकते हैं। दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण समान होता है। परिमाण समान होता है, परंतु प्रकृति भिन्न होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें हम, तो जैसे हम एक कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ लेंगे और एक रेशम लेंगे, और इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं। तो जो कांच होता है वो ऋणावेशित हो जाएगा, यहां पर ऋणावेशित, तथा जो रेशम होगा वो यहां पर धनावेशित हो जाएगा। ओके, इस तरीके से दोनों पे आवेश, अलग अलग प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन उसकी जो मात्रा होगी वो दोनों पे क्या होगी, समान होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एक और उदाहरण है, जैसे अगर हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की जो खाल है वो धनावेशित हो जाती है। तो ये विधि हमारी घर्षण द्वारा आवेशण की विधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि आती है वो है, दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस विधि को हम स्टूडेंट 2-3 स्टेप से समझेंगे। मान लिया हमारे पास एक आवेशित वस्तु है जिसको हमने एक अचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये वस्तु ए है और इसके ऊपर मान लेते हैं हम धनावेश है। ओके, और एक और हमारी वस्तु है बी वस्तु, जो इससे बहुत दूर रखी हुई है और उस पर कोई आवेश नहीं है, या हो भी सकता है प्रारंभिक अवस्था में कोई आवेश हो, लेकिन हम इस पे आवेश क्या मान रहे हैं, शून्य मान रहे हैं। इसको हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं। अब इन वस्तुओं को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के से कनेक्ट कर देते हैं किसी भी विधि द्वारा। या तो हम एक दूसरे से इनको टच करा दें, या कोई चालक पदार्थ का हम तार लें, उससे हम यहाँ पे कनेक्ट कराते हैं। ओके, इसके ऊपर आवेश Q है, प्लस Q आवेश, कुछ प्लस Q आवेश ले लेते हैं, इसके ऊपर प्लस Q आवेश है। इसको हमने क्या किया, एक तार से कनेक्ट करा दिया। ओके, ये आपस में हम इनको टच भी कर सकते हैं। ये स्टेप 2 होगा, स्टेप सेकंड। तो इस केस में क्या होगा, जो इस वस्तु का आवेश है, वस्तु ए का जो आवेश है वो बी पर स्थानांतरित होगा, और दोनों के बीच में जो आवेश है वो साझा हो जाएगा। और इस तरीके से दोनों वस्तुओं को जब हम अलग करेंगे, स्टेप 3 में जब हम दोनों वस्तुओं को अलग करेंगे, तो दोनों वस्तुएं क्या होंगी, वो आवेशित हो जाएंगी। दोनों वस्तुओं पे कोई आवेश आ जाएगा।
मान लेते हैं इस पे आवेश हमारा Q1 आया और दूसरी वस्तु पर, ये वस्तु A है और दूसरी वस्तु B पर जो आवेश है वो हमारा Q2 आया, Q2 आवेश। और इस तरीके से दोनों वस्तु क्या होती हैं, वो आवेशित हो जाती हैं। ओके, इस जो हमारी A वस्तु का आवेश है वो दोनों के बीच में साझा हो जाता है और वस्तु A पे भी आवेश आ जाएगा और वस्तु B पे भी आवेश आ जाएगा। मान लिया वस्तु A पर आवेश आ जाता है यहाँ पे Q1 और वस्तु B पर आवेश आ जाता है यहाँ पर Q2। ओके, तो इस विधि को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी हम किसी वस्तु को आवेश करते हैं आवेश के चालन द्वारा। ओके, तो इसमें हम यही लिखते हैं, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं के मध्य आवेश, दोनों वस्तु क्या करती हैं, आवेश को साझा कर लेती, दोनों वस्तुओं के मध्य आवेश साझा होता है तथा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, तथा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब विद्यार्थियों, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे हम इस विधि का यूज करते हैं एक वस्तु को आवेशित करने के लिए, तो इसमें जो हमारी आवेशित वस्तु है उसी का ही आवेश दूसरी वस्तु के साथ साझा होता है। इसका मतलब इसमें दूसरी वस्तु पर वही आवेश आता है जो पहली आवेशित वस्तु पर था। ओके, मान लिया अगर इस पर धनावेश है तो दूसरी वस्तु पर भी धनावेश आएगा, और अगर ऋणावेश है तो दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने का है। इस विधि में वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। जो प्रकृति हमारी एक आवेशित वस्तु की होगी वही आवेश क्या होगा, इस विधि में उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे जो आवेश साझा होता है वो हमारी जो वस्तु है उसके आकार और आकृति पर निर्भर करता है। तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमारी दोनों वस्तुएं समान आकार और समान आकृति की हों, या अलग अलग आकार और अलग अलग आकृति की हो। तो दोनों ही कंडीशन को हम एक बार यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब इसमें एक नोट है स्टूडेंट, नंबर 1, यदि दोनों वस्तुएं सेम आकार की हों, यदि दोनों वस्तुएं समान आकार की
की हो, दोनों वस्तुएं समान आकार की हो, तो उस अवस्था में हम जो आवेश दोनों में साझा होगा वो किस तरीके से देखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। मान लिया एक वस्तु है हमारे पास और इस पर जो आवेश है वो प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पे, और प्लस Q1 आवेश है, और एक दूसरी वस्तु है उस पर जो आवेश है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, वो मान लेते हैं वो धनात्मक Q2 इस पे आवेश है। जब इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाया जाएगा, दोनों वस्तुएं क्या है, वो समान आकार की वस्तुएं, मान लेते हैं ये वस्तु A है और ये वस्तु क्या है यहाँ पर B, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या भी R ले लेते हैं और इसकी त्रिज्या भी R। तो संपर्क में जब इनको लाया जाएगा, संपर्क में लाने के बाद जब इनको संपर्क में लाया जाता है तो इनके आवेश क्या होंगे, आपस में साझा ये करेंगे आवेश को, और साझा करने के बाद मान लेते हैं जो नए आवेश इन पर बनेंगे इस पर आवेश Q1 डैश मान लेते हैं, और दूसरी वस्तु पर जो आवेश होगा B वस्तु पर वो हम Q2 डैश मान लेते हैं। इस तरीके से ये B वस्तु हो गई और ये वस्तु हो गई A। अब इन Q1 डैश और Q2 डैश का मान जो होगा वो यहाँ पर बराबर होगा, और उसको हम कैसे निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला ये यहाँ पे लगाएंगे, एक सूत्र ये लगाएंगे, Q1 डैश इक्वल टू होगा Q2 डैश और इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब दोनों वस्तुएं समान आकार की हों, समान आकार की हो। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब दोनों वस्तुएं समान आकार की हो। अब दूसरा नोट इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि दोनों वस्तुएं समान आकार की न हो, दोनों का जो आकार है वो अलग अलग हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारी एक वस्तु है और जो वस्तु है उसका नाम हम यहाँ पे A ले लेते हैं, इसके ऊपर मान लेते हैं हम कोई हमारा धनावेश है Q1 और इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है R1। दूसरी वस्तु हम यहाँ पे ले लेते हैं B वस्तु को भी हम धनावेशित मान लेते हैं, वो ऋणावेशित भी हो सकती है और धनावेशित भी हो सकती है, और इसकी त्रिज्या हम R2 ले लेते हैं, ये भी हम धनावेशित यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये भी क्या है धनावेशित, और इसके ऊपर आवेश कितना है Q2। अब जब इनको संपर्क में यहाँ पे लाया जाएगा तो इनके ऊपर जो आवेश होगा वो आकार के अनुसार इनके ऊपर आएगा। ओके, तो संपर्क में लाने पर जब इनको हम संपर्क में लाएंगे तो मान लेते हैं कि जो हमारी A वस्तु है वो A वस्तु है, उस पर जो आवेश आता है वो आ जाता है Q1 डैश, और जो हमारी B वस्तु है उस पर आवेश जो आता है वो आ जाता है Q2 डैश। संपर्क में लाने के बाद इसके ऊपर आवेश कितना आ जाता है Q2 डैश। तो यहाँ पे जो Q1 डैश और Q2 डैश की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी इनके आकार पर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे Q1 डैश की और अपॉन Q2 डैश का रेशो निकालें तो वो हमें मिलेगा R1 अपॉन R2, इस रेशो में। इस तरीके से हम यहाँ पे इन पर आवेश निकालते हैं। ओके, यानी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू R। जिस वस्तु का जो आकार होगा वो बड़ा आकार होगा उस पर ज़्यादा आवेश आएगा, और जिस वस्तु का आकार कम होगा उस पर छोटा आवेश आएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं या जो आंकिक पर्सन आते हैं वो हम ज़्यादातर इस तरीके के वस्तुओं के लिए आते हैं, यानी समान आकार की वस्तुओं के लिए आते हैं। इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन वगैरह में हमें मिलते हैं। ओके, जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे IIT JEE के, वहाँ पे हमें मिलते हैं। बोर्ड में वो एग्ज़ाम कम ही आते हैं। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे उदाहरण 1 है, हमारे पास दो वस्तुएं A और B। A पर जो आवेश है Q है वो है 10 माइक्रोकूलम और ये धनावेश है, और दूसरी वस्तु B है, B पर जो आवेश है वो ऋणावेश है और वो है -2 माइक्रोकूलम। ओके, दोनों वस्तुएं समान आकार की हैं और संपर्क, हम इनको क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं और संपर्क में लाने के बाद अलग अलग कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, संपर्क में लाने के बाद दोनों वस्तु पर जो आवेश आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो संपर्क के बाद दो वस्तुओं पर आवेश कितना होगा ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे जो समान आकृति की वस्तुओं के लिए लगता है। तो मान लेते हैं दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आता है वो Q1 QA डैश और इक्वल टू QB डैश आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आएगा वो समान आवेश आएगा, क्योंकि दोनों वस्तुएं के हैं वो समान आकार की यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वस्तु पर आवेश प्लस दूसरी वस्तु पर आवेश और उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो यहाँ पे QA प्लस QB और डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा। तो QA हमारे पास कितना 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम, और ये है माइनस का 20 माइक्रोकूलम। विद साइन हम यहाँ पे आवेश को रखते हैं और इसको भाग देते हैं 2 से। तो जो आवेश हमें यहाँ पे मिलेगा, इसको सरल करने के बाद यहाँ पे 20 माइनस का है और 10 प्लस का है। तो 20 और 10 अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो -10 मिलेगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम ये आवेश मिलेगा। ओके, इसी तरीके से हमारे पास एक और उदाहरण है। इस उदाहरण में हमने क्या किया, 3 वस्तुओं को लिया है A, B और C। यहाँ पर जो वस्तु A है उस पर आवेश है 40 माइक्रोकूलम का, B पर कोई आवेश नहीं है और C पर कोई आवेश नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 स्टेप करेंगे। यहाँ पर A को B के साथ संपर्क में लाकर अलग कर लेते हैं। ओके, पहले A को B के साथ संपर्क में लाएंगे, फिर उसको अलग कर लेते हैं। तत्पश्चात उसके बाद हम क्या करते हैं, A को वस्तु C के संपर्क में लाकर अलग कर लेते हैं। पहले वस्तु A को B के साथ संपर्क में लाएंगे, अलग कर लेंगे, फिर A वस्तु को C के साथ संपर्क में लाएंगे और अलग कर लेंगे। इस अवस्था में वस्तु A, B व C पर आवेश ज्ञात कीजिए, जहां वस्तु A, B व C समान आकार की हैं। ओके, तो जब ये पूरा प्रोसेस हम कर लेंगे, ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तो हमें तीनों वस्तुओं पर क्या करना है, आवेश को निकालना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो तीनों वस्तुएं हैं वो समान आकार की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही एक सूत्र लगाएंगे जो हमने देखा था समान आकार की वस्तुओं के लिए। तो करते हैं इसको हल करते हैं हम यहाँ पर। इसमें पहला हमारा जो बिंदु है वो क्या है कि A को B के साथ संपर्क में लाकर अलग कर लेते हैं। तो पहले जब A को B के साथ संपर्क में लाएंगे तो A का जो आवेश है वो B के साथ साझा होगा। यहाँ पर हो सकता है कि B पे भी कोई आवेश हो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि A को, पहला स्टेप करते हैं, A को B के साथ संपर्क में लाने पर जब A को B के साथ संपर्क में लाएंगे तो उस पर मान लेते हैं कि जो उन पर आवेश होगा, यानी जो A का आवेश है B के साथ साझा होने के बाद दोनों पर जो आवेश बचेगा वो हम मान लेते हैं यहाँ पर वो क्या है, Q1 डैश है। ओके, और इसको हम कैसे निकालेंगे, QA का जो आवेश होगा प्लस QB का आवेश और उसको भाग देंगे हम यहाँ पे 2 से। ओके, अब यहाँ पर QA का आवेश कितना है, वो हमारे पास 40 माइक्रोकूलम दिया है और वस्तु B पर आवेश 0 है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमें यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम ये आवेश मिल जाएगा। दोनों वस्तुओं पर ये आवेश आ जाएगा, A पर भी और B पर भी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वस्तु A को वस्तु C के साथ संपर्क में लाते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो ये है, वस्तु A को B के साथ संपर्क में लाने पर जब वस्तु यहाँ पर जो आवेश होगा A और C के ऊपर जो आवेश आएगा वो समान आवेश आएगा, उसको मान लेते हैं हम Q2 डैश। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे,
जो समान आकृति की वस्तु के लिए फॉर्मूला होता है। यानी हम लिखेंगे ए के ऊपर जो आवेश है, ए के ऊपर जो आवेश होगा वो अब होगा Q1 डैश प्लस जो सी के ऊपर आवेश है, जो सी के ऊपर आवेश है वो है QC और डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसको हम भाग करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो Q1 डैश है वो कितना है, वो हमारा है 20 माइक्रोकूलम और प्लस QC के ऊपर जो आवेश है वो 0 है और इसको हम भाग देंगे 2। तो सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम। ए और सी जो वस्तु है उन पर जो आवेश होगा वो होगा 10 माइक्रोकूलम और जो बी वस्तु है उस पर आवेश होगा कितना, वो 20 माइक्रोकूलम। तो इस प्रकार हमारा आवेश क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए व सी पर आवेश। ए व सी पर जो आवेश होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 माइक्रोकूलम, ओके। और बी पर जो आवेश होगा, बी पर आवेश वो हमें मिलेगा 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम इस पूरी प्रक्रिया के बाद। तो ये एक न्यूमेरिकल था इसके ऊपर। अब इसके बाद हम अपना जो लास्ट मेथड है, मेथड थर्ड, वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो विधि है हमारी वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ओके। या इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हमारी तीसरी विधि है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, विद्यार्थी कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम एक आवेशित वस्तु लेते हैं। मान लें ये वस्तु एक आवेशित वस्तु है और इसके ऊपर मान लेते हैं हम क्या आवेश है, वो Q आवेश है, प्लस धनात्मक आवेश है। और दूसरी एक विद्युत उदासीन वस्तु हम लेते हैं, यानी जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। और दोनों वस्तु स्टार्टिंग में कहीं दूर रखी है। ये वस्तु A हम मान लेते हैं और इस वस्तु को मान लेते हैं B। ये वस्तु A है, वो वस्तु B है। अब इनको हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में एक दूसरे के हम नज़दीक इनको लेके आते हैं। ये वस्तु A है, इस पर प्लस आवेश है यहाँ पर और आवेश की मात्रा Q है। और दूसरी वस्तु क्या है, वो दूसरी वस्तु विद्युत उदासीन वस्तु है। तो क्या होता है, जब हम इस वस्तु को इसके पास लेके जाते हैं तो इसका जो ये धनावेश है इसके अंदर भरे हुए ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उससे क्या होता है, इसके एक किनारा है या एक हिस्सा उस पर ऋणावेश आ जाता है और दूसरे हिस्से पर धनावेश आ जाता है। इस तरीके से इस वस्तु के बीच में जो धनावेश है और ऋणावेश है उनके बीच में क्या होता है, एक सेपरेशन हो जाता है, यानी वो एक अलग अलग हो जाते हैं। एक जो वस्तु के समीप वाला जो इसका भाग है उस पर ऋणावेश आ जाता है और जो दूर वाला भाग है उस पर धनावेश आ जाता है। अगर इस वस्तु पर यहाँ पर ऋणावेश होगा तो इसके समीप धनावेश आ जाएगा और दूर वाला जो इसका भाग है उस पर ऋणावेश यहाँ पे आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इस वस्तु को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी पृथ्वी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये वस्तु है हमारे पास, इसके ऊपर हमारा आवेश है Q और दूसरी वस्तु को हम क्या करते हैं, उसको हम पृथ्वी से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसका धनावेश है वो पृथ्वी पर चला जाता है और इसके पास केवल ऋणावेश रह जाता है। ऋणावेश क्यों रहता है, क्योंकि ये जो ऋणावेश है वो ये जो धनावेश इधर वाले जो धनावेश है वो उसके ऊपर एक बल लगाते हैं और उसको अपनी तरफ खींचकर यहाँ पर रखते हैं। तो इस वजह से ऋणावेश वस्तु के ऊपर रहता है और धनावेश क्या होता है, वो पृथ्वी में चला जाता है। इसको हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग यहाँ पे बोलते हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को हम अलग कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को हम दूर दूर कर लेते हैं। तो एक वस्तु पर यहाँ पर क्या होता है, प्लस आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और दूसरी वस्तु पर जब हम उसको थोड़ा अलग करके रखते हैं ऋणावेश आ जाता है और ये ऋणावेश उस पर हमें मिल जाता है। ओके, अब जो इसके ऊपर ऋणावेश आएगा, मान लेते हैं इसके ऊपर जो आवेश आता है वो यहाँ पे Q डैश आवेश आता है, उसकी मात्रा इसके बराबर भी हो सकती है और इसके अलग भी हो सकती है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो हमारा पदार्थ है, जो वस्तु हमने ली है,
वो क्या है, वो चालक है या अचालक है। ओके, अगर चालक होगा तो उसके ऊपर समान आवेश आएगा, लेकिन प्रकृति उसकी क्या होगी, अलग होगी, विपरीत प्रकृति होगी। और अगर अचालक होगा तो उस अवस्था में इसके ऊपर आवेश उसकी प्राविद्युतांक पर निर्भर करेगा। तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं। इस विधि में एक विद्युत उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु के समीप रखने के बाद पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तथा उसके पश्चात अलग करने पर वह आवेशित हो जाती है, वह आवेशित हो जाती है, वह आवेशित हो जाती है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमने देखा कि इस वस्तु पर जो आवेश आता है वो Q डैश है, और जो हमारी वस्तु थी इस पर आवेश कितना था, Q। अब Q डैश का जो मान होगा उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q डैश इक्वल टू -Q1 - 1/K। ये हम यहाँ पे इसके लिए एक सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर जो K होगा वो एक नियतांक होता है, ये नियतांक पदार्थ पर निर्भर करता है, और इसको हम प्राविद्युतांक यहाँ पे बोलते हैं, प्राविद्युतांक हम यहाँ पे इसको बोलते हैं। जब हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको विस्तृत में इसका एक डिस्कशन हम करेंगे कि प्राविद्युतांक क्या होता है। अगर मान लिया हम चालक की बात करते हैं, चालक के लिए जो K का मान होता है वो इन्फानाइट होता है। अगर यहाँ पे हम इन्फानाइट रख लेंगे तो Q डैश इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, -Q। यानी चालक के जब जो पदार्थ है हमारा वो, ये दोनों वस्तुएं अगर चालक यहाँ पे होंगी तो ये जो आवेश आएगा उसका परिमाण इस आवेश के बराबर होगा, लेकिन जो प्रकृति होगी वो उसके विपरीत होगी। यानी अगर यहाँ पे धनावेशित है तो ये ऋणावेशित होगा, और यहाँ पे ऋणावेश है तो वो धनावेशित यहाँ पे होगा। तो इसके बारे में यही सब है यहाँ पर, और इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं। आगे हम बात